ओके कितने दिन बचे हैं प्रीलिम्स को? मोटा मोटी किसी ने मेंस भी लिखा है क्या लाइन में? ठीक है, सब्जेक्ट तो पता है अपने को क्या क्या पढ़ना होता है. आई विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम जहां से स्टार्ट करना है. देखो, दो तरीके से एनालिसिस करते हैं हम. एक तो करते हैं किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है. अरे सर, लास्ट ईयर हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, इस बार पॉलिटी से ज्यादा आएगा. वी कैन टेक अ गेस ऑफ ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉरेस्ट सर्विसेज का है तो एनवायरमेंट से ज्यादा आएगा. बट एवरी ईयर इट चेंजेस. वो तो पक्का है ना. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी कि नेक्स्ट ईयर इसका क्वेश्चन ज्यादा आएगा. सो सब्जेक्ट लेवल पे कुछ खेलना है अपने को कि मतलब वी हैव टू प्रिडिक्ट सर्टेन सब्जेक्ट्स की जिनके क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे. बट मेजरली वी नीड टू फोकस अपॉन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग. उस पे ज्यादा खेलना है. मतलब ये तो चलो फिक्स है यार कि फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री देयर विल बी ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस. दैट इज फॉर श्योर. Out of these 50 questions, we need to focus upon scoring 32, 33, 34 net questions. मतलब उस 50 में से अपने को अटेम्प्ट करना है करीब करीब 42, 43, 44 का. 7-8 के आसपास में गलत होंगे अपने और 32, 33 के आसपास में नेट करेक्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे. सो 60, 65 मार्क्स तो यहां से आ गए इन 3 पेपर से. ये फिक्स स्ट्रेटेजी है यार, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. बाकी ये जो बचा हुआ है ऑन मेजरली द करंट अफेयर्स कंपोनेंट्स एंड ऑल, उससे 50 क्वेश्चन आते हैं जिससे अपने को नेट 20 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं. अटेम्प्ट करेंगे 35, 38 के आसपास में. इफ वी आर अज्यूमिंग एन अटेम्प्ट ऑफ 85 प्लस. अगर 65 ही कर रहे हो तो अलग कहानी है. बट अगर 84, 85 के आसपास में अटेम्प्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट 35 के आसपास में. इसमें से उस 35 में से अपने कुछ 10-12 गलत होंगे. करीब करीब अपन पहुंच जाएंगे 18 to 20 के आसपास में. तो 18 to 20 नेट करेक्ट यहां पे एंड 32, 33 के आसपास में यहां पे कल्मिनेटिंग इनटू सम 50, 53, 54 नेट करेक्ट, ट्रांसलेटिंग इनटू 104 to 110 के आसपास में. फिर एग्जाम प्रेशर आएगा और 2-3 क्वेश्चन वहां पे गलत होंगे जो शॉर्ट आता होगा बट ओएमआर गलत फिल कर दिया, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल. सो फाइनली ट्रांसलेटिंग इनटू 100 मार्क्स शतक. सो ये है ब्रॉडली द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पे कितना वेटेज रखना है अपने को. सो तीनों की मास्टरी करनी है. समटाइम्स वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सम सब्जेक्ट्स. ऐसा होता है, अरे सर ये समझ नहीं आता, ये नहीं आता. वो वीक सब्जेक्ट्स ये नहीं रखना. अगर अपने को लगता है कि सर हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री तो स्ट्रांग है, आर्ट एंड कल्चर अच्छा नहीं है, तो उसको कर लेते हैं. अभी वी हैव 180 days, उसमें वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. बट none of these economics, polity और history can be weak. फिर आता है volatility जो यूपीएससी पूछता है. जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर how many questions यूपीएससी asked from IR? Almost 0. Hardly 1 or 2 questions. And how many questions they are last year? 7 to 8. करंट पूछ रहा है. इस सर्बिया इन मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है what is happening there. इंस्टीट्यूशंस पूछ रहा है, मैपिंग में पूछ रहा है. So drastically from 1 or 2 questions to 8 questions. तो जैसे ही अपन ने आईआर पे वेटेज कम किया वैसे ही उसने 6 क्वेश्चन पूछ लिया, वो लॉस हो गया. दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर इन 2020. 19 में कुछ नहीं पूछा, 2020 में 7-8 क्वेश्चंस, 21 में फिर नहीं पूछा उस वाले पार्ट में. सो वो वेरिएबिलिटी है, वो अपने को कंसिडर करके चलना पड़ेगा. तो समटाइम्स दे आस्क रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशंस. आजकल इकोनॉमिक्स में वापस इंस्टीट्यूशंस रिज्यूम हो गया. इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग 2015-16 में इंस्टीट्यूशंस काफी पूछ रहा था और गवर्नमेंट स्कीम्स पूछता था. अब गवर्नमेंट स्कीम्स को मींस में पूछ रहा है, प्री में थोड़ा थोड़ा पूछना स्टार्ट किया, डिजिटल इंडिया, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल. बट इंस्टीट्यूशंस हैज बीन रिवाइज्ड. सो वी नीड टू फोकस अपॉन इंस्टीट्यूशंस वाला पार्ट एज वेल इन द इकोनॉमिक्स का सेक्शन. सो ये तो वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू सब्जेक्ट लेवल पे. फिर सम मोर इनसाइट्स ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि 2022 वर्सेस 21. Although I have analyzed it, but इसका कुछ logical sense बनेगा नहीं, because every year it changes. It's very easy to go into hindsight and say अरे history देखो मैंने कहा था आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. So economics higher weightage, या 18 क्वेश्चन से 22-23 आ गया, वेटेज थोड़ा बढ़ गया. पॉलिटी का वेटेज 18 से 12-13 क्वेश्चन आया तो थोड़ा डिक्रीज हुआ. हिस्ट्री का स्लाइटली लेसर क्वेश्चंस बट अगेन 18-20 पूछ रहे हैं.
एनवायरमेंट का रिलेटिवली रिड्यूस, बट एनी टाइम दे कैन इंक्रीज इट। सेम फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम लेना है प्रीलिम्स में, किसी भी साल उठा के 20 क्वेश्चन पूछ लेगा एनवायरमेंट से। ज्योग्राफी रिलेटिवली सेम। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफी का वेटेज ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन ही चल रहा है फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। वो किसी भी साल 2x हो सकता है। एनी ईयर दे कैन आस्क 17-18 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, वो किसी भी साल हो सकता है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, वो नहीं होगा यार। अब दो तरीके से प्री पास होता है, एक सेलेक्टिवली फोकसिंग ओनली अपॉन दिस एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम, बट उससे मोटिवेशन नहीं आता, उससे इनोवेशन भी नहीं होगा, एंड देयर इज नो श्योरिटी फॉर दैट। व्हेन वी हैव टाइम ऑफ 6 months तो फिर श्योरिटी से प्रीलिम्स पास करते हैं। देयर इज अ स्ट्रैटेजी थ्रू विच वी कैन क्लियर प्रीलिम्स। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, 12-15 हजार बच्चा पास कर ही रहा है, तो स्ट्रेटेजी तो फिक्स्ड है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच वेटेज यू वांट टू गिव टू प्री, मेंस, ओनली मेंस, ओनली इंटरव्यू, और वट एवर यू वांट टू स्पेंड द एनर्जी। बट दिस कंपेरिजन ओनली फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन आई एम कंपेयरिंग, it doesn't make any sense to me. So this, and then IR has come up with and some very factual questions from IR they have asked. They haven't asked mapping which of the following countries they have share a border with Mediterranean Sea, और ये वो simple question नहीं पूछा उसने अच्छे question पूछे, आगे आएंगे। Then current affairs, again current तो current है, nobody can stop UPSC from asking 20 questions from current affairs and nobody can stop them from asking 35 questions. So उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, because we cannot only focus upon prelims. Prelims is just qualifying for your dream of becoming IAS. बाकी तो मेंस है, मेंस में तो करंट लिखना पड़ेगा, और सडनली तो ऐसा दिन आएगा नहीं नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद मेंस एंड आई विल राइट द आंसर, ऐसा नहीं चलेगा। सो करंट आपको पढ़ना है, यू हैव टू कवर करंट एंड ऑल। बट यस, in mains also, if you are analyzing the mains paper as well, right? So they are not asking current affairs of last 2 years or 3 years. Suddenly they ask, okay, tell me the GDP base year revision, the new initiatives, or what changes were done by the government. That happened in 2015. They asked in 2021, no relevance. Not even 5 years completion, 10 years completion, 15 years completion, 6 years completion, and they asked. Similarly, they asked what all are the salient features of National Food Security Act. That came in 2013. They asked in 2020, 7 years completion. So it's not current affairs exactly which they are asking, it is contemporary. And same goes with the prelims as well. So सिर्फ 6 महीने का अपन मार्केट से कुंजी उठा लेंगे, तो कुंजी से तो सिर्फ, how many of you are engineers? One, only one. कुंजी से ना सिर्फ 12th क्लास पास होता है। IIT या IIEEE में रैंक नहीं आता, उसके लिए RD शर्मा पढ़ना पड़ेगा आप, या उसके लिए और अच्छा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो बुकलेट्स है ना, वो पैची वर्क के लिए वो मार्च में कर लेंगे, अभी तो अपने पास टाइम है, सो वी कैन कवर होलिस्टिकली। देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड ऑल, उसका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्री एंड मेंस दोनों में होगा। देन दीज आर सर्टेन 5-6 थिंग्स विच वी हैव टू डू, मतलब ये फाइनल कंक्लूजन है ऑफ प्रीवियस 10 मिनट्स का। That we need to prepare the core subjects, वो पक्का करना है। Eco, Polity, History 50% weightage, we have to master it. Finish. Second, conceptual hold. Now you will find lot of YouTube videos in which lot of people are suggesting that you need to focus upon this fact because they have asked this fact. Asking factual questions is an exception. Out of 100, you will not find more than 5 questions based on facts. So that cannot be our first level of strategy. First level of strategy should be concepts. So पहले concept finish करेंगे, फिर facts पे आएंगे, not vice versa. That there were questions, NIIF fund has been 4 lakh crore, C32 has been weighed, this, that, and they ask factual questions. But कितना? 5. अब 5 question के लिए अपन strategy तो change करेंगे नहीं. So strategy concepts पे ही रखना है, और value add में facts याद करने हैं, not vice versa. So several factual questions are being asked, but conceptual questions, they dominate the papers in which you have to apply your knowledge. Next कुछ नया खेलता है, जैसे IR में they started asking अफ्रीका पूछ लिया उसने, match the following का नया टाइप पूछ लिया. If you remember last year question, then they have asked only one pair, only 2 pair. कैसे होगा वो 8 question? उसमें भी not correct भी पूछ रहा है. Which of the following pair is not correct? See the level of knowledge which they are expecting. So there you have to decide
if you have heard of international relations, there is a very common philosophy of India, beneficial ambiguity. सुना? Ambiguity क्या होता है? Not telling मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं. So beneficial ambiguity has been a very diplomacy of डोवाल साहब कि बताएंगे ही नहीं अपन क्या करने वाले हैं, तो कोई स्टैंड लेना ही नहीं पड़ेगा. स्टैंड लेना ही नहीं पड़ेगा तो देयर विल नॉट बी एनी परमानेंट एनिमीज, देयर विल नॉट बी एनी परमानेंट फ्रेंड्स. सो सेम यूपीएससी वाले में होता है कि कुछ क्वेश्चंस में डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तो करना ही नहीं अपने को. वो 7 क्वेश्चंस, 8 आए थे, एक इजी था. दो 7 क्वेश्चंस यू हैव टू स्किप. सो 92 93 में से ही आपको टोटल मार्क्स काउंट करने हैं. सो इन द रियल टाइम इन द एग्जाम हॉल यू नीड टू डिसाइड कि ये मुझे नहीं टच ही नहीं करना है, बिकॉज उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नहीं निकलेगा. सो लॉट ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी विच यूपीएससी टच लास्ट ईयर, अफ्रीका से क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ऑल. मैपिंग का वेटेज फिर से बढ़ा दिया उसने. देन करंट अफेयर्स एंड देन फाइनली वी हैव इज अनसरप्राइज क्वेश्चंस एंड ऑल. देखो एलिमिनेशन, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ यू हैव स्टार्टेड attempting the questions through elimination, but elimination again is the base. वो तो करना ही करना है. जैसे मास्लो की थ्योरी पढ़ी, नीड हायरार्की थ्योरी, वेरियस टाइप्स ऑफ नीड होता है ह्यूमन बींग्स का. सबसे पहला होता है रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद में अपन फिर स्मार्ट सिटी में जाएंगे. तो पहले रोटी कपड़ा है, वो है एलिमिनेशन. तो फर्स्ट वी नीड टू मास्टर द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन. क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले एलिमिनेशन से चलेंगे. दो तरीका है ना, when you see a question there are two options. First, okay, this I know, this is correct, this is correct. No. Almost 30% questions, I'll give you examples today, and all the previous year questions, all the faculties first will cover how to apply elimination in that. First thing in your mind should be how to eliminate. आंसर लाना है ना अपने को, तो नेट करेक्ट 2 marks लेके आने हैं. It's not a knowledge game, it's a marks game. Some of your friends whom do you think यार ये तो अच्छा नहीं है, इसका तो पेपर कभी पास नहीं होगा, एंड दे आर स्कोरिंग 130 मार्क्स इन प्रीलिम्स. देखा कभी को लाइब्रेरी में आता होगा 130 आ रहा है उसका यार. एंड वंस दे डेवलप और दे मास्टर दिस कि ऐसे एलिमिनेट करना है, देन देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ डिफरेंट लेवल. अरे प्री तो कर ही लूंगा मैं, 2 महीने में कर लेंगे. एंड यू आर थिंक भाई ये 2 महीने में कर लेगा, मुझसे 6 महीने में नहीं हो रहा है. सो वंस यू मास्टर दैट पर्टिकुलर आर्ट, देन थिंग्स आर सिंपल. It's like in your childhood days when you were started learning how to ride a bicycle. आता तो था ना पहले से ही, बस प्रैक्टिस नहीं किया था बाइसाइकिल 2 व्हील्स पे चलाना कैसा है. सेम यूपीएससी का गेम है. एक बार ये सिस्टम समझ में आ जाए, you will see lot of students are clearing prelims every year. 5 बार से मेंस लिख रहा है, 6 बार से मेंस लिख रहा है, 4 बार से मेंस लिख रहा है, और मेंस पास नहीं हो रहा. And there are few kids who are clearing in the very first attempt as well. It's like different skill set is required for prelims. Different skill set is required for mains and different skill set is required for final selection. अपने को steps सारे travel करने पड़ेंगे. So this is what elimination will be first. मतलब वो तो करना ही करना है. You don't have the option to not to master the elimination technique. और फिर उसके बाद चलेंगे और ऊपर वाले में. ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे. पुकारो पंजाब ज्योग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन पूछा है उसने. हिस्ट्री मैपिंग का क्वेश्चन पूछ लिया. नन ऑफ द पेयर्स, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, ऑल द 3 पेयर्स एटसेट्रा एंड ऑल. समटाइम्स दे आस्क नॉट करेक्ट भी पूछा उसने. सो सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी लास्ट ईयर, सम मिस एडवेंचर बाय द यूपीएससी फॉर यू गाइस. WHO, हाँ, also now because from last 2 years students and faculties they started focusing upon elimination. So there is a good thing as well as a bad thing for us. All of the above हटा दिया. वो था ना एक ट्रिक, जब इन जेनरिक क्वेश्चंस में all of the above is always correct. It's like science and tech of 2016-17. Both, yeah, all of the above. वो था एक phase आया था. If you have written prelims that time, you can relate to it. So now in some of the questions they stopped asking 1, 2, 3, 4, yeah, all of the above, which is a good thing as well. Because all of the above में elimination लगाना मुश्किल है. यहां पे तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज पॉइंट्स इज नॉट देयर. यहां पे एलिमिनेशन का फोकस ज्यादा है. सो टू फिच मोर मार्क्स आउट ऑफ दिस, अगेन एलिमिनेशन इज गुड फॉर यू, बट वो सिंप्लिसिटी खत्म हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान है, सोफिस्टिकेटेड थ्योरी, कॉमन सेंस एटसेट्रा एंड ऑल.
यू मस्ट हैव सीन दीज टर्मिनोलॉजी की यार, प्रीलिम्स में तो कॉमन सेंस से भी अपन पास कर सकते हैं, वो वाला नॉलेज आ जाता है। वो चलता है 20 क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व थ्रू द कॉमन सेंस। इवन इफ वी डोंट नो द क्वेश्चन, पूछा क्या है वो छोड़ दो, सिर्फ ऑप्शंस को ही देख लो आप, तो इवन बाय लुकिंग ऑफ द ऑप्शंस वी कैन एलिमिनेट सर्टेन पार्ट्स, सर्टेन क्वेश्चंस। सो एक तो प्रीलिम्स में ना कोई ट्रिक्स नहीं होता, समझो उसको, टेक्निक्स होते हैं। ट्रिक्स तो मैजिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपन बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देंगे, दिन वेस्ट कर देंगे टू फेच दिस ट्रिक्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। इवन टू यूज द कॉमन सेंस यू शुड हैव ऑल द सेंसेस, उसके बाद ही यूज कर पाएंगे। अगेन, टू स्कोर और टू अटेम्प्ट 65 क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग इशू। अपन कुछ 35-40 में तो वी आर कॉन्फिडेंट। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू स्कोर लेस देन 60 मार्क्स इन यूपीएससी। तो मतलब 30-35 क्वेश्चन तो आपके नेट करेक्ट हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग हुआ होगा। बट इफ यू आर स्कोरिंग और इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, देन इट इज नॉट इनफ टू क्लियर प्रीलिम्स। Even if you know the answer or you don't know the answer, by attempting 50 questions you cannot clear. पूरा 50 तो करेक्ट होगा नहीं, कट ऑफ जाएगा 93, 94, मे बी 98 के आसपास में चला जाए। सो सिर्फ 50 इज नॉट इनफ, 65 तक चलता है एवरेज। इवन इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज मुझे तो प्री में सब आता है, स्टिल यू कैन नॉट अफोर्ड टू अटेम्प्ट 65। उसको 75 प्लस लेके ही जाना पड़ेगा आपको। Even if you have to take calculated risk, guesswork, जो भी करना है, but you have to attempt more than 75 or 80. Then it varies in which attempt you are. If you have written any mains, if you have given any interview or so, then maybe you can increase or decrease. Some of those students who are scoring 130, 140, 150 also, they attempt 100 questions. उसका फिक्स्ड फोटे है, उसने समझ लिया है यूपीएससी कैसे कैसे ऑप्शंस बना रहा है, क्या कुछ, वो 95, 98, 100 के आसपास में ही अटेम्प्ट करके आता है। उतना तो नहीं करेंगे अपन, बट हाँ 80 to 85% के आसपास में तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज बेसिक मिनिमम दैट वी हैव टू अटेम्प्ट। देयर विल बी 11 सेशंस व्हिच मी एंड अदर फैकल्टीज विल टेक, व्हिच आर मस्ट अगेन। जब इफ ऐसा चलता है ना प्रिपरेशन फेज, मेंस का भी, प्री का भी एंड ऑल, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बेसिक बुक्स पढ़ते हैं एटसेट्रा, फिर आंसर राइटिंग एंड ऑल, वो सारे कंपोनेंट होता है, एंड अदर बुक्स, सप्लीमेंट्री बुक्स, एंड फाइनली फिर तुम लोग जाते हो, चलो नीति का आ गया, इंडिया ईयर बुक आ गया, और एनी अदर टॉपिक्स विच यू वांट टू कवर। इट गोज लाइक दिस ओनली, यू कैन नॉट रिवर्स इट, that you focus your preparation on Niti, India Year book, or only questions, solving of questions, and then later on coming up with this and then reading NCERT. ऐसा नहीं चलेगा। Same goes with prelims वाला part. These 11 sessions which I was discussing, वो देखना है अपने को, वो देखने हैं अपने को, and they will help you to fetch extra 8 to 10 marks. But only 8 to 10 marks are not enough. तो पहले अपने को 80-85 marks लाना है, उसके ऊपर 8 to 10 मार्क्स का सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज नहीं है। सो वी विल टेक दिस 8 to 10 सेशंस इन विच वी विल डू मास्टरी ऑफ, अगर 3 स्टेटमेंट है, एंड ऑल मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल इन योर सेकंड राउंड। अटेम्प्ट तो ऐसे ही करते हो ना, फर्स्ट राउंड ऑफ योर अटेम्प्ट में यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, you will go till question number 100 and you will attempt only those questions in which you are 100% confident कि ये 35 क्वेश्चन तो मुझे आता ही आता है, उसको टिक कर देंगे अपन। And then you come for the second round, questions which you have highlighted, put some question mark, etc. and all these things, and then you try to solve those questions. And then finally the third round. But that is the pedagogy? या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, majorly it goes like this only. So this will not help you, very much help you in the first one. These strategies and all will help you only in the second and the third time when you are attempting the paper. So they will be the basic one, जिस पे कोशिश करेंगे अपन how to eliminate it, how to get some type of questions from CDS, CAPF, other type of exams which UPSC is conducting, where they are focusing. If their focus is more towards geography in those papers, there are chances that they will ask more questions from geography in CSC as well. So something like that we will focus upon in these 11 and all sessions. Then acknowledging the lapse in the decision making. This usually goes in simple questions. Ego पे ले लेते हैं अपन, जैसे CSET में होता है, engineers take CSET on ego. अरे मैं तो IIT से हूँ, how can I skip this quant का क्वेश्चन, फेल हो गया।
I am Ahmedabad. Trust me, I am Ahmedabad kid flunked in CSAT. Finally became IPS later on, but yeah, he was not able to clear CSAT. I am A मतलब है कि 98 परसेंटाइल से ऊपर आया होगा, 98 परसेंटाइल में मिनिमम मैथ्स में 98 परसेंटाइल आया होगा, and then not able to score 33%. Reason is ego. He wasted I think 26-27 minutes on 2-3 questions. वही टाइम का प्रॉब्लम हो गया. No. So UPSC से बड़ा ईगो तो किसी का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई. So these 11 sessions which I will take, then these are some smart so-called smart techniques. उसमें से एक आज कवर कराएंगे, डिडक्शन, रीजनिंग एंड कॉमन सेंस कैसे लगाना है, देन एलिमिनेशन कैसे करना है, एजुकेटेड कैलकुलेटेड गेस कैसे लेना है, आर्ट ऑफ लिविंग, किस क्वेश्चंस को छोड़ देना है. यू नो, इफ यू हैव टू स्किप सर्टेन क्वेश्चंस, which type of questions you want to skip? Wait, I will show you. Okay, a question in which only A, B, C and D, or a question in which you have 1, 2, 3, 4 and then asking A, B, C, D. Which one you should skip? The second one in which there are only 4 options, A, B, C and D, or a question in which you have 3, 4 statements and then asking pair. This is first, this is second. Which one you should skip? होता ना 80 अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं आता, hardly one statement you know or something. Which one is more difficult? First or second? Second, not first. इसके चांसेस ज्यादा हैं. एक भी स्टेटमेंट आता है मतलब एक या दो एलिमिनेट कर पाएंगे अपन. यहां तो चारों नहीं आते ना. यहां तो प्रोबेबिलिटी 25% है, या एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी मिनिमम विल बी 33%. एक भी एलिमिनेट किया, अदरवाइज इट इज 50% उसके लिए. तो जो सिंपल दिखता है ना कि ये तो क्वेश्चन सिंपल है, 4 ही तो ऑप्शन है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है. एंड इफ वी हैव सम स्टेटमेंट बेस्ड इन विच यू हैव टू एलिमिनेट, दिस बिकम्स सिंपल एंड दिस इज मोर डिफिकल्ट. एनीवेज, एक्सेप्शंस तो होगा एक दो, बट या इट गोज लाइक दैट ओनली. देन रिपीटेड कंसेप्ट्स एंड एक्सटेंडेड एनालिसिस, इस पे फोकस कराएंगे, बिकॉज 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड. 3 and 4 questions का मतलब है 8 marks, which is huge. And then there will be some extended analysis of those concepts. So for example, if they are asking a question related to agriculture this year, and then they gave a statement, this pulses and all these things, maybe after 2 years, they will pick that type of pulses and they will give 2-3 statements about that. So कुछ वो extended analysis कराने हैं. तो उसके क्वेश्चंस हमने बनवाए हैं, that you will get under this extended analysis, कि these 70-80 topics which UPSC has asked, out of which I am expecting a question कि उसका extended analysis का एक statement या एक question आ जाएगा आपको. Then radical statement, but वो UPSC also became smart. तो radical statement, now not all the radical statements are wrong. कुछ सही भी होता है. All of the above, none of the above, always, never, steadily increased. Earlier this was the perception कि ये these are the red lines and if you will see it, eliminate कर दो. अब नहीं है, UPSC smart हो गया, उसको पता चल गया. So now we will see, for example, they have asked in last 3 decades, India's export of services has always been more than import. सही है. In last 30 years, India's or India-USA relationship, we are always in trade surplus. सही है. So it's not always कि वो radical statements हमेशा right होंगे कि हमेशा wrong होंगे. अब वो चीज नहीं है. So then we will try to solve these non-UPSC papers of last 3 years. Subject wise कुछ tricks हैं वो. They are not techniques. इस सब्जेक्ट में ये ट्रिक लग जाएगा, इस सब्जेक्ट में ये ट्रिक लग जाएगा, बिकॉज द पेपर सेटर इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर डिफरेंट. पॉलिटिक अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा. सो इंडिविजुअल लेवल्स पे कुछ कुछ ट्रिक्स लग सकते हैं. And then they have UPSC versus facts and languages which they have asked. UPSC will not ask a factual question like the direct tax collection of India has been 12 lakh crores. ऐसा नहीं पूछेगा. अब पूछेगा direct tax is more than indirect taxes by central government. Or the share of direct tax is almost 30% of the total tax collection. Such type of questions they will ask. Not a straight away fact, कुछ भी पूछ लिया उसने. फर्स्ट टेक्निक देखते हैं.
डिडक्शन, रीजनिंग एंड ये वाला, इन विच 3 स्टेप प्रोसेस है यार. डिसेफरिंग द हिंट्स इन द क्वेश्चन, कि क्या हिंट देना चाह रहा है यूपीएससी, then looking out of any contradictory statement if it is available, and finally using the common sense through practice, because straight away that day will not come when you know कि आज मेरा आंसर राइटिंग अच्छा हो गया. ऐसा दिन कभी नहीं आता. And you will not find any day for prelims also जब आप सोचोगे कि अब मेरा common sense चल जाएगा. We need to apply that common sense in various questions, practice those questions, and then master that common sense. वो by default नहीं चलेगा. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इन रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, आंसर भी आ गया. क्या लॉजिक लगा सकते हो इसमें आप, बोलो. व्हाट कॉमन लॉजिक विच वी कैन अप्लाई. सॉरी सिंपल है यार. when the terminology itself says rapid, इसका मतलब कुछ तो इमरजेंसी बैठा है यार अपने आप को. और जब इमरजेंसी बैठेगा तो IMF इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स लोन. बाकी सब तो लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी ने डिफरेंट कंपोनेंट्स बना रखा है अपना. सो आफ्टर 65 क्वेश्चंस जब अपने को कुछ लॉजिक लगाना है, देन दिस लॉजिक कैन बी अप्लाइड. यहां एक टर्मिनोलॉजी उठा लो और इंस्टीट्यूशन का करेक्टरिस्टिक उठा लो कि ये दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ लोन कैन बी ओनली प्रोवाइडेड बाय IMF, नॉट एनीबडी एल्स. अब ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो देगा नहीं, वर्ल्ड बैंक तो इतने 40 इयर्स का लॉन्ग टर्म में देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक छोटा भाई है वर्ल्ड बैंक का, सो वो वैसे नहीं देगा. सो ओनली IMF रिमेन्स. सो व्हेन यू हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, IMF पे जाएंगे. सेम. Which of the following can be considered as public investment in agriculture? Public investment पूछ ही लिया उसने. फर्स्ट स्टेटमेंट, फिक्सिंग MSP, पता नहीं. MSP शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, नहीं पता. Because MSP helps in assuring the farmer to grow whatever they want to grow, pulses, wheat, rice. अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी तो होता है. That government wants to promote or self-sustaining in wheat and rice, तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. Computerization of primary agriculture credit society. Primary agriculture credit societies, if we have the knowledge, is a part of cooperative banks. So ना cooperative banks rural and urban, rural वाले के पार्ट में आता है. अब उसका कंप्यूटराइजेशन करना हो भी सकता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस में, मे बी मे नॉट बी, बट या चांसेस हैं कि होगा. फिर सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, पता नहीं, सच एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता कि सोशल कैपिटल कैसे होगा. सोशल हार्मनी बना के भी हो सकता है, सोशल इन्वेस्टमेंट करके भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट एनी ऑफ दीज. फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, यहां फंस गए. अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो पब्लिक सब्सिडी हो जाएगा. मतलब ये नहीं हो सकता. विल स्टार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग 4 को काट दो. 2 स्टेटमेंट तो गए. इसका मतलब बी इज नॉट देयर, डी इज नॉट देयर. फिर आगे चलते हैं. वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इफ यू विल गो इनटू द मोर नॉलेज ऑफ दिस स्टेटमेंट, हाउ? बिकॉज इन एग्रीकल्चर 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय फार्मर्स. अगर उसका लोन वेवर कर देंगे अपन तो हो सकता है वो इन्वेस्ट कर ले, बट क्या वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा कि नहीं होगा पता नहीं. मतलब वी डोंट नो, वी डोंट हैव 100% नॉलेज ऑफ दैट. I'm trying to solve this question from students perspective. नहीं पता. फिर सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, अब ये तो पक्का ही होगा. नाउ वी हैव कि अगर गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैव लेस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, और थोड़ा सा अगर इसका नॉलेज अपन गेन करें, इन विच वी हैव फार्मर्स, देयर ओनली एसेट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर भी करना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है. सेकेंड प्रॉब्लम, that farmers they don't have documents to show their credit history, तो banks उसको लोन नहीं देते. and the only asset I told you is the agriculture produce. जैसे gold is an asset, तो gold पे लोन मिलता है. similarly can these farmers deposit their agriculture produce somewhere and get an acknowledgement that you have deposited 500 kg of wheat or rice having a value of 50,000 rupees, and they can show it to the bank and take a loan, जिसको अपन कहते हैं
नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। तो अगर पब्लिक स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बना दें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। सो ये सिक्स्थ वाला होगा ही होगा। अब आंसर देख लो, तो ये श्योर हो गया इसके लिए। इवन इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स विच विल बी देयर, मतलब हाइंडसाइट में जाके आप बोलो तो क्वेश्चन लुक सिंपल, बट एग्जाम माहौल में बोलो तो क्वेश्चन इज नॉट सिंपल। यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली विद नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक। सो कुछ लगाया, थिंक अबाउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ड्यूरेबल एसेट्स बनना चाहिए, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर ये भी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। वॉशिंग ही हो गया, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बाबा। तो ग्रीन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग, जो भी कंपोनेंट्स ऐड करके वो सेम वे में लॉजिक लगा के अपन कर सकते हैं। व्हाइट वॉशिंग, एनीबडी हुज फैमिली बिलोंग्स टू आर्मी और सिबलिंग्स, वहां पे बड़ा एक कॉमन टर्म है गेरुचुना। गेरुचुना इज लाइक व्हेन यू डू दिस वॉल वगैरह बनाते हो ना, तो आप पुटी वुटी लगाते हो कुछ इफिरे। तो आर्मी में क्या होता है, बड़ी जल्दी जल्दी काम कराना होता है आपको, वेरी क्विकली यू हैव टू गेट इट डन। तो वो मिट्टी के साथ बना देते हैं, तो उसको कहते हैं गेरुचुना का काम। तो जो जुगाड़ होता है ना, जिसमें जस्ट अ पैची वर्क, इट्स अ कॉमन टर्मिनोलॉजी इन आर्मी दैट गेरुचुना का काम। सो इट गोज लाइक दैट ओनली, व्हाइट वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग। In the context of Indian history, रखमाबाई केस ऑफ 1884, इसमें भी लॉजिक लगेगा। सोचो क्या लगा सकते हैं लॉजिक, मैंने नहीं सुना कभी भी। ट्रस्ट मी, माई हिस्ट्री इज वेरी वीक। कैसे पता 1884 में मैरिज ही था, कुछ भी हो सकता है। नहीं, 84 में ही क्यों चल रहे थे? सतीवती तो उससे बहुत पहले था। बोलो, अरे नहीं यार, कहां वो फर्स्ट एक्ट नहीं आया था, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1826 में 1 लाख रुपीस दिया था एंड ऑल। बताओ ऑप्शन है। लॉजिक है, देखो कॉमन सेंस लगाते हैं। रकमाबाई केस हुआ तो कोर्ट केस ही होगा, और तो कोई केस होगा नहीं। यूजुअली कोर्ट एक डिफरेंट आईपीसी के प्रोविजन को डिफरेंट आईपीसी या सीआरपीसी के प्रोविजन से लिंक नहीं करेगा। यूजुअली क्लबिंग ऑफ केसेस जब होते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि 5 years किसमें पनिशमेंट है और जिसमें मर्डर है, उसको लिंक नहीं करेगा वो उस वाले केसेस में। सो दोज केसेस कैन बी लिंक्ड विच आर कनेक्टेड टू द सेम थिंग। सेकेंड ऑप्शन उसने खुद ही बता दिया कि दीज 2 things आर रिलेटेड टू कंसेंट, मैरिज, एटसेट्रा एंड ऑल। सो देयर आर मोर चांसेस कि ये दोनों क्लब हो जाए और ऊपर वाला क्लब हो नहीं, उसके लिए सिर्फ 1 का ऑप्शन नहीं है। सो आफ्टर 80 व्हेन यू हैव टू टेक अ गेस, जब कुछ भी लॉजिक लगाना होता है, सो दिस लॉजिक कैन बी अप्लाइड बिकॉज इट इज अ केस, कोर्ट केस है। मल्टीपल चीजें तो रिलेट नहीं कर सकता है कि 1 इज रिलेटेड टू मैरिज एंड 2nd इज रिलेटेड टू एजुकेशन, वो नहीं चलेगा उस वाले पार्ट में। ठीक है, सेम इसमें भी कुछ कुछ अप्लाई करने का कोशिश किया है। जैसे दिस यूजुअली स्टूडेंट्स डू इन 2 types ऑफ स्टूडेंट्स दे डू इट। फर्स्ट, इन साइंस एंड टेक व्हेन द टर्मिनोलॉजीज आर नॉट कॉमन, तो वो इंग्लिश को पढ़ के फिर हिंदी में देखता है, फुफुंदी लग गया, एलगी लग गया, समथिंग लाइक दैट, which usually majority of the Hindi belt they do it. And in मेंस हिंदी पेपर तो वो कुछ ऐसे से वर्ड उठा रहा होता है, वो कुछ क्वेश्चन पेपर से ही वर्ड्स उठा लेता है। वो क्वेश्चन पेपर में आता है ना ऐसे वैसे एंड ऑल दिस थिंग्स, सो दे पिक सम वर्ड्स फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू यूज इट इन द हिंदी एटसेट्रा। बट वी कैन यूज द सेम इन सम क्वेश्चंस इन यूपीएससी इटसेल्फ इन प्रीलिम्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21, this was question number 22. This is talking about among the following crops which one is most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide. पता नहीं, assume करते हैं नहीं पता अपने को। Second question was system of rice intensification. ये अपन ने सुना है कि कुछ तो अच्छा सिस्टम है ये। Of cultivation which alternate wetting and drying of rice fields is practice results in, इसमें statement है reduced seed requirement, reduced methane production. यहां मीथेन आ गया,
यहां राइस आ गया, मीथेन आ गया, क्वेश्चन उसमें मीथेन पूछा हुआ है। सो कुछ लिंकिंग हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। द गुड थिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू द सेम सब्जेक्ट आर कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटी का है एंड देन क्वेश्चन नंबर 28 या 35 पॉलिटी का है। अब यूपीएससी ऐसा नहीं कर रहा। जस्ट लाइक इन मेंस you will not find question number 1 of GS paper 2 belongs to polity and then question number 8 also belongs to polity. No. Question number 1 to 10 it goes like this. पहले polity पूछेगा, फिर governance पूछेगा, social justice पूछेगा and then IR पूछेगा. And from question number 11. Same goes now in prelims as well. If question number 1 is of geography, 2 will also be of geography, 3 will also be of geography. फिर इसको खत्म करेगा. Maybe 12 question, 14 question, 13 question. So it goes like that only. So उसको भी this is again a new trend. इसको अपन थोड़ा फोकस कर लेंगे दैट कनेक्टेड उसका क्वेश्चन आया और इफ वी हैव लेस नॉलेज वी कैन यूज इट, बिकॉज इसका नॉलेज लाना बहुत मुश्किल है। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। इसमें तो फिर भी एलिमिनेशन लगा लेंगे, बट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, गेट रिपीटेड इन मोर देन वन क्वेश्चन इन द सिमिलर पेपर एंड इट गोज इन मेंस एज वेल। एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। एक पूछेगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज का इंपैक्ट क्या है, दूसरा पूछेगा कि इंडियन क्रॉपिंग सिस्टम सीरियल सेंट्रिक क्यों है। So there can be repetition which they already repeated and all. अब क्वेश्चन आ गया ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। अब इसका आंसर साथ में दे दिया इन्होंने। शिवव्रत। अब नॉइस ठीक हो गया? बोलो बोलो, बताना भी है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड एंड ऑल बाय। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देख लेते हैं ना इसमें कि अगर फर्स्ट होगा तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड होगा तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड होगा तो फोर्थ नहीं होगा। ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन सा निकाल लो। फोर्थ और फिफ्थ आपस में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होंगे तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ये श्योर है कि जैसे ही मेरे पास मनी सप्लाई ज्यादा होगा वैसे ही इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ सकता यार। तो फर्स्ट और फिफ्थ दोनों नहीं हो सकते, जहां जाए वहां काट देते हैं। इफ यू हैव दिस 2 स्टेटमेंट समवेयर, ये कट गया, सीओडी कट गया, वी हैव ओनली ए एंड बी विच इज लेफ्ट। नो नो, द थिंग इज दैट इफ वी हैव फर्स्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसी then we cannot have rising interest rate even if I don't know the question, though both of them are contradictory to each other, so both of them cannot be in the same answer. So now we are stuck in A and B. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कॉज इंक्रीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, फर्स्ट तो होगा ही होगा, बिकॉज मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा वी विल हैव मोर मनी एंड देन यू कैन रिलेट इट टू सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा कि 2008 में क्राइसिस आया था, गवर्नमेंट गेव सम फिस्कल स्टिमुलस थ्रू एमजी नरेगा एंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया, व्हिच इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये तो हुआ था टोटल सिनेरियो। सो अगर वो नॉलेज है वी कैन अप्लाई इट हियर। सो इसका मतलब फर्स्ट शुड बी देयर एंड इफ फर्स्ट शुड बी देयर तो आंसर बिकम्स ए। ये देख लो, which of the following is are the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? Salinity in river is not possible. क्यों? नो बट देर इज है ना, इफ देर इज माइनिंग इन द रिवर बेड, अब माइनिंग होगा तो नए सॉल्ट्स निकलेंगे, नए सॉल्ट्स निकलेंगे तो सैलिनिटी कैन बी इंक्रीज, मतलब वो तो पॉसिबल ही है। इफ कैटरिस पेरिबस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देन रिवर्स आर फ्रेश वाटर सोर्सेज, बट इफ वी आर इंटरवीनिंग समथिंग, अब अगर अपन ने माइन किया तो नए नए सॉल्ट्स निकलेंगे, वहां से तो वो सैलिनिटी आ ही सकता है। सो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा।
if they are talking about which of the following is are the possible consequences of heavy sand mining in the riverbeds, so of course new minerals will come that will increase the salinity. So decreased salinity nahi baithega. So 2 and 3 will be the answer. Even if you don't know pollution of groundwater, lowering of the water table, yes, no and all these things, but decreased salinity to nahi hoga, that is for sure. Also they have put a logic that declining salinity is a good sign and sand mining is a bad activity. So bad activity का consequence good होने के chances कम हैं. वैसे तो we know in economics there is a term externality. Positive externality भी होता है कि अगर आप SCG सेटअप करोगे तो हो सकता है लोकल फ्लोरा फोना पे नेगेटिव इफेक्ट आए बट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा. सो नेगेटिव आया बट पॉजिटिव कंसिक्वेंस आया. सो नॉट ऑलवेज ट्रू बट 80 अबव है. क्वेश्चन नंबर 80 के अबव में लगाना है तो कैन बी अप्लाइड. ये बता दो भाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड. मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज इफ वन एंड टू कैन नॉट बी प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता होना चाहिए, सब्सटीट्यूट गुड्स पता होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको डिमांड सप्लाई एंड ऑल का. बट ये तो थर्ड स्टेटमेंट तो लॉजिक ही कर रहा है. इंफीरियर गुड तो अपने को ये तो पता है कि यार खराब गुड्स है. एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो इंफीरियर गुड कैसे इंक्रीज करूंगा मैं, वो तो डिक्रीज ही करूंगा मैं. एंड वी नो द एग्जांपल दैट बाजरा एंड ऑल, यू मस्ट हैव रेड समवेयर एंड ऑल, कि जैसे मेरा इनकम इंक्रीज होता है तो फिर अपन इनोवा क्रिस्टा लेंगे ना, वो टाटा की गाड़ी थोड़ी लेंगे. कौन सा गाड़ी था वो, अरे नहीं उससे भी 1 लाख वाला नैनो. हाँ, तो जैसे इनकम इंक्रीज होगा द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, वो नहीं होगा. सो थर्ड को एलिमिनेट करो, आंसर आ गया. इवन इफ यू डोंट नो फर्स्ट सेकंड, नॉलेज है तो अच्छा है, बट अगर नहीं है, इफ यू डोंट हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स का ये वाला सेक्शन, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है, वेरी रेयर दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, 1 क्वेश्चन ओनली. एक दो और देख लेते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन 11th क्लास? 11th. So in 11th and 12th, when you had to solve maths के कुछ questions, objective type, then you used to place, let us consider the value of a as 1. ऐसा करके solve करते थे ना अपन उस टाइम पे मैथ्स को. सेम हम 3 और 4 questions में अप्लाई कर सकते हैं by implementing that question into the real life. अब ये question है a parliamentary system of government. Intentionally they haven't asked कि इंडिया या कुछ और, बट इंडिया में तो पार्लियामेंट्री है ना, लगा लेंगे. समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन व्हेन द करेंसी डिवैल्यूज व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट अपॉन एक्सपोर्ट. अप्लाई कर लो चाइना में. अपन ने पढ़ा है चाइना इंटेंशनली डिटेरियोरेट कर रहा है अपनी करेंसी को, डिवैल्यू कर रहा है उसको, तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है. सो उसको ना अप्लाई कर लो रियल लाइफ में उठा के, कि वट एवर द क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड अप्लाई इन द रियल लाइफ एंड देन टेक अ कॉल. अब उसको इंडियन सिस्टम में लगा लो. All political parties in the parliament are represented in the government. Example, BJP and AAP, love-hate relationship which is going on. ये गलत. Congress मुक्त भारत. Second छोड़ देते हैं. The government is elected by the people and can be removed by them. यही तो हो नहीं रहा है. यही तो डिमांड चल रहा था कि we should have right to recall. वो है नहीं. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by before completion of a fixed term. कभी भी नेता यहां से वहां चले जाते हैं एंड ऑल. कौन सा प्रोजेक्ट है वो, लोटस. So there are allegations of project लोटस, तो मतलब ये भी सही नहीं है. So we know यही बच गया. So by rather than understanding this question in a theoretical way, practical way में समझ लेते हैं, आंसर सिंपल हो जाएगा. And it's not applicable only in polity. इको में बहुत चलता है. इको में इन्फ्लेशन में बहुत चलेगा, उस वाले पार्ट में रूरल डिमांड में बहुत चलेगा, रूरल अर्बन में बहुत चलेगा. लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन यूज इट. 1 or 2 more questions.
with reference to solar water pumps, consider the following statement. If you are from rural areas, the question is very simple. If you are from urban areas, then you should know it. बोलो भाई, पंप्स तो पंप्स है यार, कहीं भी हो सकता है. द पंप कैन बी देयर नॉट इन द वाटर, दैट मीन्स ऑन द फ्लोर, और इट कैन बी सबमर्सिबल पंप. तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बैठेगा ही नहीं. सेकंड, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. अपन प्लेन उड़ा रहे हैं सोलर से, और यहां कह रहे हैं अपन पिस्टन वाला नहीं चलेगा. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. जस्ट ये भी किसी बच्चे ने ही ऑप्शंस बना के दिया हुआ यूपीएससी को. लुक्स लाइक सच ए सिंपल एंड नॉनसेंस क्वेश्चन. ये कुछ भी दो स्टेटमेंट डाल के उसने पूछ लिया जस्ट टू कंफ्यूज इट. ये सब जो ये ज्ञान है ना, ये मतलब इंटरनल ज्ञान है. ये डोंट टेक इट कि कहीं लिखा होगा एंड ऑल. ये अपन ने लॉजिक लगाया, 80 के बाद क्या लगा सकते हैं. सो योर लॉजिक मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट. पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया. अरे तू ग्रीन ग्राम बता रहा है, बच्चे को पता नहीं है 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस. टेल मी द नेम ऑफ एनी 5 टाइप ऑफ पल्सेस इन हिंदी. कलर भी पूछ लो क्या? Anyways, the green gram alone account for nearly half of pulse production. कैसे याद करोगे? ये तो याद लायक फैक्ट नहीं है. मतलब एज ए टीचर मुझे तो याद है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, फिर पल्सेस रबी में है या खरीफ में है, फिर उसका शेयर बहुत मुश्किल है. तो कुछ ऐसा पकड़ते हैं ना जो ट्रेंड में गड़बड़ कर रहा हो. थर्ड स्टेटमेंट ट्रेंड में गड़बड़ कर रहा है. बोल रहे हैं इन द लास्ट 3 years, 3 decades. एक तो यही गड़बड़ हो गया. देयर कैन नॉट बी ए सर्टेनिटी ऑफ 3 decades. उस 3 decades में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया. उस 3 decades में मोदी जी का राइज भी आ गया. उस टाइम पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे इन एनी ऑफ दी सेक्टर्स. उस टाइम में 1998-99 आशियान क्राइसिस भी आ गया. उसमें 1991 रिफॉर्म्स भी आ गए. डू वी एक्चुअली थिंक कि लास्ट 30 years एनीथिंग कैन गिव यू अ ट्रेंड other than the share of manufacturing which is same 15% of GDP? बाकी ट्रेंड कैसे मिलेगा? And that too they asked, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. कैसे? दो ऑप्शन है पल्सेस का. वी नो अबाउट द फैक्ट पल्सेस कि पल्सेस इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है. ये पता है अपने को. इसका मतलब इंटेंशनली तो अपन करेंगे नहीं कि दैट खरीफ और रबी में वाटर इंटेंसिव है तो अब ग्रो मत करो, कभी और ग्रो करेंगे एंड ऑल. तो मतलब एनवायरमेंट का तो कोई लॉजिक है नहीं, बिकॉज अपन तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, एंड बेगर्स आर नॉट चूजर्स. सो व्हेन वी आर इंपोर्टिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पल्सेस, तो मतलब एनवायरमेंट कंडीशन नहीं है. क्या ही लॉजिक होगा कि हम रबी तो इंक्रीज हो जाएगा और खरीफ डिक्रीज हो जाएगा और वाइस वर्सा. नो लॉजिक. एंड दैट दे आर आस्किंग इन लास्ट 3 decades. ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है यार. ये कॉमन सेंस में नहीं बैठ रहा है. जैसे कुछ क्वेश्चन आता है ना, इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज बीन स्टडीली इंक्रीज इन लास्ट 10 years. आई थिंक लास्ट ईयर आया था. कैसे इतना पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी हुआ है श्रीलंका में? समटाइम्स दे वर क्लोज टू इंडिया, समटाइम्स दे वर नॉट क्लोज टू इंडिया, दे वर क्लोज टू चाइना. लास्ट 10 years में स्टडीली इंक्रीज कैसे हो सकता है? इवन इफ यू डोंट नो द ट्रेड वैल्यू. आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रेड वैल्यू विद श्रीलंका. होगा ही नहीं. किसी भी कंट्री के साथ स्टडीली का मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज, नॉट एट ऑल पॉसिबल इफ पॉलिटिकल रिलेशंस आर नॉट गुड. अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा है तो स्टिल वी हैव टू थिंक, बट इफ पॉलिटिकल रिलेशंस आर वॉलेटाइल देन, एंड दैट टू नॉट सब्सटेंशियल इसके लिए. सो थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा भाई. थर्ड को एलिमिनेट किया तो इवन इफ आई डोंट नो ग्रीन ग्राम क्या है और ब्लैक ग्राम क्या है इन बोथ रबी खरीफ एटसेट्रा एंड ऑल कैन बी सॉल्व उस वाले पार्ट में.
एक और देख लेते हैं, ये देख लो अब, with reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years. Fourth statement is wrong. याद करो, शुगर प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड एंड गवर्नमेंट हैड टू अप्लाई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, शुगर एक्सपोर्ट को बैन किया था एटसेट्रा एंड ऑल, वो चल रहा है. एंड ड्यूरिंग 2017-18 द शुगर प्राइसेस वर वेरी हाई, बीच के टाइम पे पिक किया था उसने. इसका मतलब स्टेडीली तो कुछ नहीं होगा. Continuous increase pricing not possible, continuous decrease pricing not possible, and the moment the prices increase government incentivize farmers to grow more, तो more area आ जाएगा. नेक्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो गवर्नमेंट एमएसपी को इंक्रीज नहीं करेगा, तो फार्मर्स ग्रो नहीं करेंगे. तो जैसे ही ये स्टेडीली इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है ना, इट्स नॉट देयर कि वो हमेशा गलत होता है. आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स और 6 आइटम्स, बस सब कुछ मिला के वो 5 और 6 आइटम्स आर ओनली जो स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, जो ट्रेंड बेस्ड. उसके अलावा में सब गलत है. सो ये फोर्थ स्टेटमेंट नहीं होगा, एलिमिनेट करोगे तो सिंपल क्वेश्चन आ गया. बिकॉज टू हैव अ नॉलेज एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड. बहुत डिफिकल्ट है इस सबको याद करना. वो तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर, एंड दिस वाज द ईयर इन विच दे आस्क ह्यूज क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर. नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट जीरो, very 2-3 simple questions, nothing. ठीक है, then broadly these are the this is one deduction and reasoning methodology which we will do for all the subjects. जो subject matter expert लेंगे, इको का मैं कराऊंगा. Now about the program details, deliverables क्या है, इसको quickly I will cover. So these are the 8 components which we will provide in SEP. First वही impact strategy लगाना है, later on I will explain. ये live test करेंगे previous year questions and new questions के, कि how we can use elimination in this, how we can use 50-50 into this and all. Concept refinement classes for static questions. Almost हर सब्जेक्ट का 10 के आसपास में क्लासेस होगा static. 10 classes of 2.5 hours, 3 hours, depending upon the response of the class. So मोटा मोटी आप लगा लो 25 to 30 hours की क्लासेस होंगी क्रैश कोर्स में स्टैटिक की, एंड 3 classes और 4 classes for current affairs per subject. करंट अफेयर्स ऑल्दो आई मेंशन 24 months, बट कुछ पुराने वाला और रिलेवेंट भी पिक करके लाऊंगा मैं. मैपिंग अगेन इज होता ना, जस्ट लाइक नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट ड्यूरिंग कोविड एग्रीकल्चर वाज द ब्राइट स्पॉट जो इकोनॉमी को आगे पुल कर रहा था. नाउ इंडस्ट्रीज इज अ ब्राइट स्पॉट, सर्विसेज नहीं चल रहा है अभी अच्छा, एंड अर्लियर सर्विसेज वाज द ब्राइट स्पॉट विच वाज पुलिंग द इकोनॉमी. अभी वो मैपिंग चल रहा है आजकल. That mapping became a new bright spot in terms of prelims. So उसमें कुछ 10+ questions देंगे हम. I will not be amazed if UPSC will ask mapping questions of history, or mapping questions from polity somewhere, or mapping questions of industries and all, वो तो पूछ ही रहा है, and location. So possible है कि वो mapping के काफी questions पूछ ले. So there will be some 10+ classes only focusing upon mapping, India also and world also. देन टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट है, वो लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूं. देन क्विक रिवीजन और वैल्यू एडेड नोट्स तो मतलब एटलीस्ट नोट्स तो अच्छे होते हैं. एंड देन ये हैंडआउट्स देंगे माइक्रो डायग्राम्स का, जस्ट लाइक इन मेंस आई गिव माइक्रो डायग्राम्स एंड ऑल के हैंडआउट्स. सिमिलरली इस बार कुछ प्रीलिम्स में करेंगे रिलेटेड टू एनसीईआरटी, बिकॉज 5-6 क्वेश्चंस डायरेक्टली यूपीएससी पिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी. सो अगर सारी एनसीईआरटी अपने कुछ 100 पेजेस में कवर हो जाएगा, बिकॉज यू किड्स आर नॉट वेरी बेसिक किड्स कि एकदम जस्ट अभी स्टार्ट होके आए हैं, वैसे वाले बच्चे तो है नहीं अपन. सो इवन इफ यू हैव टू रिवाइज दोज एनसीईआरटीज फ्रॉम 100 पेजेस, यू विल बी एबल टू गेट सम इन्फो आउट ऑफ इट. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन प्रीलिम्स अर्लियर? सब नहीं लिखा 100%. हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट इज द रफ वैल्यू ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस? 80+, 90+, 80+, 75 to 80. How many of you think that when you are confused between 2 options then it goes wrong? जब 50-50 लगाते हो तो गलत हो जाता है. कभी उसका एनालिसिस किया है कि ज्योग्राफी के 50-50 में गलत हो रहा है
कि पॉलिटी के 50-50 में गलत हो रहा है, कि हिस्ट्री के 50-50 में गलत हो रहा है, या इकोनॉमिक्स में एलिमिनेशन अच्छा चल रहा है, या एनवायरमेंट में एलिमिनेशन अच्छा चल रहा है, या फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री में अच्छा चल रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट में अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है। इस लेवल का एनालिसिस देखा है कभी? करके देखा है कि कहां कहां पे गड़बड़ चल रहा है, क्या कुछ, और रिजल्ट निकाला फाइनल क्या निकला? कोई ऐसा निकल गया है कि सर ये ज्योग्राफी का ना, ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चंस में मैं गैस लूंगा और पॉलिटी में जब 50-50 में कंफ्यूज होऊंगा तो नहीं लूंगा? ऐसा कभी रिपोर्ट कार्ड निकाला? तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में हो गया। फैक्चुअल सही रहते हैं ऑलवेज। वो एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे इस वो जो एआई टेस्टिफाइड वाले में जो आपको इसके साथ होगा, यू नीड अ रिपोर्ट कार्ड लाइक दिस। को बताते हैं व्हेन यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन ना, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट, हियर देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड वी विल आस्क यू कि इफ यू वांट टू अप्लाई एनी ऑफ दीस टेक्निक्स। एग्जाम में भी तो ऐसा ही करते हो, ऑफलाइन में दो में कंफ्यूज होते हो तो दो को क्रॉस कर देते हो, क्वेश्चन को सर्कल कर देते हो, सेकंड राउंड में आके देखते हो, और इफ यू आर श्योर अबाउट एलिमिनेटिंग तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर लिया। So we will use these 3 buttons in our practice. The moment you are clicking elimination, then you can eliminate one option. इसका जो benefit मिलेगा ना आपको, trust me that will be huge. दिखाता हूं उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा बन रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा, इसमें और इंप्रूव करेंगे हम। In which as we can see, यहां से देखते हैं that in economics, इन फैक्चुअल क्वेश्चंस में जब आप 50-50 कंफ्यूज हो तो एग्जाम में ले लेना, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड इट बाय सॉल्विंग 300-400 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स विद मी। लेकिन आप एनालिटिकल में होगे तो नहीं पता, वी डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ दैट। इन एलिमिनेशन इकोनॉमिक्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस में एलिमिनेशन कर लेना, बाकी में नहीं करना। सो एट द एंड बाय सॉल्विंग मे बी 3500 क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो अपने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं एंड एवरीडे वाला होगा, वी विल गेट दिस रिपोर्ट कार्ड। देन वी नो कि यार इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को एलिमिनेशन और 50-50 सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चंस में लेना है, मेरे कंसेप्ट अच्छे नहीं है इकोनॉमिक्स के। और मे बी वाइस वर्सा, दैट इन केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा एनालिटिक्स अच्छा है, हो सकता है मुझे फैक्ट नहीं पता हो कि दिस जीन इज रिलेटेड टू व्हाट एंड ऑल दिस थिंग, बट द मोमेंट इट कम्स इनटू एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, देन इट बिकम्स सिंपल। So I have to use elimination technique into this. Even I have to take guess. कभी तो पैसिव नॉलेज हेल्प करता होगा ना, बिकॉज एज नन ऑफ यू आर फ्रेशर्स, तो इसका मतलब पढ़ा तो है, ऐसा तो नहीं है ओआरएन में बैठ के अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दाएं बायां हो सकता है। इसका मतलब इफ वी नो दैट इन ज्योग्राफी वट एवर माई इंट्यूशन इज करेक्ट, और इन पॉलिटी माई इंट्यूशन इज करेक्ट, बट इकोनॉमिक्स में नहीं है और पॉलिटी में नहीं है, तो दोनों के नेगेटिव मार्किंग बच जाएगा। So in those 15 questions in which you wanted to take 50-50, उसमें से अपन सिर्फ 5 में लेंगे और 10 में नहीं लेंगे, because that is what the system is telling you. It's not like my analysis or your analysis. The way you attempted this question, your behavior has been analyzed by the system and is giving you a report card. इसको फाइनल बनाएंगे, इस पे फोकस करेंगे, so that we can increase our score by 10 marks. 10 से बढ़ जाएगा ना, because या तो वो पूरे 15 करोगे या वो पूरे 15 छोड़ोगे, दो ही ऑप्शन जाएगा। अगर 3-4 साल से फ्री दे रहे हो तो छोड़ोगे, और अगर 1-2 साल हुआ है तो पूरा 15 अटेम्प्ट करोगे, तो उसके 10 के नेगेटिव मार्किंग आएंगे, या फिर वो 5 क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं आएंगे उसके लिए। सो उस लेवल का एनालिसिस अभी अपने को करना पड़ेगा। सिमिलरली वी नो कि ये क्वेश्चन इजी है, ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है, सो यू विल ऑल्सो गेट कि यार आपका एक्यूरेसी इजी क्वेश्चंस में कितना है। यू मे बी बाय अप्लाइंग योर लॉजिक you are good in difficult questions of economics. तो इसका मतलब इको के 23 में से 20 अटेम्प्ट करके आने हमने को, because that has been proved. ये मेरा मन, I'm not getting a feeling. It also happens that for example if we have geography optional, लेकिन जीएस ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत करता हूं, that is wrong. Possible है, because in optional the way of attempting or approach is different and in GS it is different. बट इफ यू विल शेयर समथिंग कि यार मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी है बट जीएस में ज्योग्राफी मेरा वीक है, बैड फीलिंग ना, पीपल विल थिंक कुछ नहीं आता इसको, बट एग्जाम तो अपने को स्ट्रेटेजिक वे में क्लियर करना है। सो इफ ज्योग्राफी ऑफ जीएस इज नॉट वेरी गुड, विल स्किप सर्टेन क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। तो वहां पे ईगो पे नहीं लेना है,
मेरा तो ऑप्शनल है, आई कैन नॉट स्किप दैट पार्ट एटसेट्रा एंड ऑल, वो नहीं चलेगा. सो कुछ इस तरीके का फोकस करना पड़ेगा अपने को नाउ टू क्लियर इट. ठीक है. सो वो हुआ. इस वाले पार्ट को आपको खुद से बहुत सारा यूज करना है यार. दिस कैन बिकम अ बेस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन क्लियर दिस एग्जाम. देन इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी सेशंस एज आई टोल्ड यू, ये अपन कवर कराएंगे. इंप्लीमेंटिंग स्कोर एनहांसमेंट प्रोग्राम 6 मंथ्स का एंड ऑल दिस थिंग करके. मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी. देखो बेसिक बुक सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि इसकी जगह कुछ और पढ़ लें, लास्ट अटेम्प्ट में ये पढ़ा था, दिस अटेम्प्ट आई शुड फोकस अपॉन दिस. नो नो, नथिंग लाइक दैट. Few books will remain same, whether they are relevant or not. अब लक्ष्मीकांत is not relevant. एग्जाम में उससे क्वेश्चन कम आता है, पढ़ना तो पड़ेगा. We cannot afford to skip it. So maybe yeah, rather than giving 15 days, we can give 6 days. That is a possibility. But we cannot afford to skip those days. यहां से कुछ टाइम सेव करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा नोट्स देखेंगे. लाइव टेस्ट मैंने आपको बता दिया है. ये दिस इज अ हैबिट. जैसे मेंस आंसर राइटिंग होता है ना, वैसे ही एलिमिनेशन एंड ऑल टेक्निक यूज करना इज एन टेक्निक जो आपको करने से ही होगा, वो वैसा नहीं आ पाएगा. माइक्रो डायग्राम्स के हैंडआउट्स देंगे, करंट अफेयर्स का कंपोनेंट्स होगा. अगेन ट्राई टू यूज इट, दिस वाला कंपोनेंट उसको अच्छे से यूज करना. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस. कि प्रीवियस ईयर में 2019 में अगर मैं एलिमिनेशन लगाता तो मेरे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, अगर 17 में लगाता तो मेरे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, 18 में लगाता तो कितने होते हैं, 16 में लगाता तो कितने होते हैं. यहां से आपको ट्रस्ट आएगा कि अरे यार 10 नंबर बढ़ जाता मेरा, 12 नंबर बढ़ जाता मेरा, 20 मार्क्स कुड हैव बीन इंक्रीज एटसेट्रा. एंड देन वी विल अप्लाई द सेम प्रोसेस टू द फ्यूचर वाला पार्ट. ठीक है, ये शेड्यूल है. क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th एंड देन ऑलमोस्ट 10 डेज के आसपास में अपना सारे सब्जेक्ट्स होंगे. आई विल टेक फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर साइंस एंड टेक एंड आईआर इश्यूज एंड ऑल मिसलिनियस एंड ऑल. इन्हीं के सेम वीकेंड्स पे वी विल ट्राई टू अकोमोडेट करंट अफेयर्स. सेम वीकेंड्स पे इकोनॉमिक सर्वे, बजट एटसेट्रा एंड ऑल. देखो इको सर्वे विल कम आई थिंक ऑन 29th of January. तो इको सर्वे के 3 क्लासेस ले लेंगे, 3 to 4 classes we will take, that will suffice. Fortunately or unfortunately the weightage of eco survey for prelims is less, for mains it is more. Pre में क्या होता है ना, for example if they will give 1 booklet or 2 booklets, एक बुकलेट में कुछ नया कंसेप्ट लेके आता है वो और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स का एक चैप्टर लाएगा, फिर उस पर 2 स्टेटमेंट डाल देगा. सो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उसका, बट हाँ 100 क्वेश्चंस बना देंगे प्रीलिम्स के लिए इस वाले पे, प्लस 3 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा अपना. वो आई थिंक दैट विल सफाइस. मेंस के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वैल्यू एडिशन एंड ऑल. देन मैपिंग वाली क्लासेस होंगी. ठीक है, ये जरूरी है अब. नाउ इट इज ए नेसेसरी एविल, इवन इफ यू लाइक the locations mapping or you don't like it, UPSC Kingdom, we have to cover these questions. Then testing zone, which I already told you, there will be some daily revision tests will be there, full length test bhi honge, subject specific test bhi honge, etc. and all. The AI testified platform, so I'm not very sure I shared this with you or not, that we were shortlisted by India to represent India at India ASEAN Summit. So AI Testified represented India in the India ASEAN Startup Festival, which was conducted last month. Detailed report card, ये आप आज एक बार जाके देख लेना किस किस क्वेश्चंस में आप 50-50 यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एंड द आईका सजेशंस दैट वी हैव. बट ट्रस्ट मी, ये रिपोर्ट कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर अपने को स्ट्रेटेजिकली मार्क्स बढ़ाने हैं, देन वी शुड हैव अ रिपोर्ट कार्ड शोइंग कि यार ज्योग्राफी में मैं गैस लूंगा. इट हैपन्स ना कि एक पैसिव नॉलेज हेल्प करता है, बिकॉज थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 2 years 3 years 4 years एक आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा. वो ट्रांसलेट हो पा रहा है मार्क्स में या नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट दैट नॉलेज इज हेल्पिंग यू टू टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क. सो नेगेटिव मार्किंग को कम करना है और पॉजिटिव को इंक्रीज करना है. सो जो 15 क्वेश्चंस हैं जहां पे अपन अटक जाते हैं, उन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, you can get that report card from here. So try to use maximum of these 50-50 वाला जो ऑनलाइन वाला बताया हमने आपको. ठीक है, अदरवाइज वो खुद से रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा यार. ठीक है, these are the handouts of the NCERT and all. बस आई थिंक कब है क्लास स्टार्ट? 12 दिसंबर को मिलता है. Any doubts related to prelims? Yeah,
रिलेटेड टू नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या शेड्यूल रखना है आपको, हर महीने का एक बेसिक सब्जेक्ट फिनिश कर लो। मतलब कि आई टोल्ड यू 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, एक इको है, एक पॉलिटी है, एक हिस्ट्री है। So now, because you have already written prelims earlier, so maybe now you should give half of your day to mains and half of your day to prelims. 50-50 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। So this is prelims and this is mains. Try to cover those sections of mains which are common with prelims. मतलब कि don't try to cover ethics now because that is not common with prelims. And don't try to cover world history also. But you can cover geography, which is common between prelims and mains. You can cover history, वो वाला part. So half day आपको इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है. In December you have to complete one of the subject. या तो इको फिनिश कर लो, या पॉलिटी फिनिश कर लो, या हिस्ट्री फिनिश कर लो, whatever you want to finish. जनवरी में सेकेंड एंड फरवरी में थर्ड. Whatever happens on this mother earth, we have to score 32 to 35 in these 3 subjects. तभी प्री पास होगा, वरना ट्रस्ट मी नहीं होगा, बिकॉज इसके क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं. मैक्सिमम कन्वर्जन रेशियो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में. कन्वर्जन रेशियो मतलब जितना इनपुट डालोगे और कितने मार्क्स आएंगे. हिस्ट्री में फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है, आपने पढ़ा मिडल में कुछ और पूछ उसने कुछ और लिया, पॉसिबल है. बट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में नहीं है. सो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री मिला के 32 to 35 नेट क्वेश्चंस अपने को करना है. 50 में से 42 to 45 अटेम्प्ट करेंगे और 32 to 35 नेट करेक्ट अपना होना चाहिए. बाकी रिमेनिंग वाले में देखेंगे. सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड हाफ ऑफ अप्रैल, बाकी रिमेनिंग फिनिश कर देना, वट एवर इज लेफ्ट. उसके बाद में एंड देन अगेन गिव्स 10 डेज टू दी सब्जेक्ट्स. मतलब अप्रैल 15 से लेके 25th, देन मे 5th एंड ऑल, एंड देन मे 15th. अगेन रिवाइज दी 3 सब्जेक्ट्स एकदम अच्छे से. ये अपने को बेस बना के चलना है, और फिर उसके बाद में बाकी बचा हुआ रिवीजन चलेगा एंड ऑल. सो वट एवर क्लास व्लास टेस्ट वेस्ट जो चल रहा है जिंदगी में वो तो चल ही रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट दिस शुड बी द पैरेलल वन, कि ये तो बेसिक सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है. प्लस अगेन एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे हो ही सकते हैं. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिस्ट्री, पॉलिटी समझ में नहीं आता है एंड ऑल दिस थिंग्स. सो वंस यू विल बी इनटू डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड यू गॉट बिहार, क्या करोगे? जॉब तो नहीं छोड़ोगे ना, काम तो करना पड़ेगा. एंड वी नो द कल्चर ऑफ बिहार may be good for a person from Uttar Pradesh or Haryana or North India, but for a person from Andhra Pradesh, usually there is a division between North India and South India, na? And the division of culture is like North India thinks South India wale log are they are it's fine, so what? So North Indian thinks that South Indian people are like, you know, they are very rule bounded, they are not flexible. And in North India think अरे चलता है यार, अरे सर यू हैव टू, अरे बाद में देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस पार्ट. सो देयर इज एन कल्चरल डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. सो नॉर्थ वाले को अगर साउथ में पोस्टेड कर दोगे, इट्स अ कॉमन वो ना कि ऑल नॉर्थ इंडियन थिंक कि सारा साउथ इंडिया रिसाइड्स इन तमिलनाडु, तमिलियन, एंड ऑल द साउथ इंडियन थिंक्स दैट ऑल नॉर्थ इंडियंस आर बिहारीज. कॉमन, दैट वाज वेरी कॉमन व्हेन इन बॉम्बे, when they were forcing people from Bihar to seek exit from some of the soil and all. बड़ा चला था वहां पे. Anyways, so if you are from north and posted in Andhra, क्या करोगे? चलाओगे ना rule boundedness. So during your 25 years of life, you were like, छोड़ो. And the moment you will reach there, then you have to go by rules. And if you are from South India and you are posted in north, then you have to accommodate yourself with the north people. Otherwise, if you will go by everything by books, somebody will not be happy, and some of them will be juniors, some of them will be seniors. Very difficult. You cannot be खेमका in administration. खेमका नाम सुना? वो तो नॉर्थ से ही है. So you cannot be खेमका in the administration. Khemka was a bureaucrat, na? You don't know? Read about the history of Ashok Khemka. अभी तो म्यूट करने का ऑप्शन है अपने पास.
So Ashok Khemka is the bureaucrat. So try to read about him. मतलब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है. Don't get inspired and all. थोड़ा सा पढ़ सकते हो उसके लिए. So once you will be in services, you will not quit the job, ना? ऐसा तो नहीं होगा कि if you are from Andhra Pradesh and posted in Haryana and all these things, and Haryanvi people are very soft spoken people. सुना है? Very very soft spoken. They speak like wow. I'm from Haryana, so I know. हाँ. तो वो प्रॉब्लम है. तो जब वहां क्विट नहीं करना है तो भी एक्सक्यूजेस लाके तो नहीं होगा. तो इवन इफ यू डोंट लाइक एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स यू हैव टू रीड. वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा. आई एम नॉट गुड इन हिस्ट्री, आई एम नॉट गुड इन पॉलिटी. एवरीबडी इज गुड इन हिस्ट्री यार. एवरीबडी इज गुड इन पॉलिटी. Again, I will not do chest thumping and will say, oh, this, that. But I'm a software engineer, teaching economics here. You bring in some of my students are students of Delhi ka economics ka, even London School of Economics. कैसे? Because I invested that much of time, and we have 6 months, which is enough. तुमको कौन सा टीचर बनना है? Do something good in life. तो पढ़ना तो पड़ेगा. Don't enter into that domain कि यार ये नहीं होगा मुझसे. The moment you will say हिस्ट्री नहीं होगा. आई फाउंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हिस्ट्री. बहुत बच्चा बोलता है सर हिस्ट्री नहीं होता. अरे होगा कैसे नहीं? पढ़ेंगे यार. डेली सुबह उठेंगे. याद करना है तो याद करेंगे. क्रैम करना है तो क्रैम करेंगे. हम हिस्ट्री में बहुत समझ में तो आएगा नहीं. आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेन यू नो द ब्रॉड वाला पार्ट देन यू हैव टू क्रैम थिंग्स. एंड व्हेन यू हैव टू क्रैम थिंग्स वी विल क्रैम. अब थोड़ी ए बी सी डी के कुछ कंसेप्ट चाहिए. नहीं, बचपन में रट्टा लगाया तो रट्टा लगाया. सेम वे में हिस्ट्री में जो क्रैम करना है वो क्रैम करना है. उसका कोई अल्टरनेट नहीं है. बट वन थिंग इज श्योर, आफ्टर माई एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग दोज मेनी किड्स, ये तीनों अपने को मास्टरी करना पड़ेगा. इसमें से कोई वीक नहीं हो सकता है. बाकी सब वीक कर सकते हो. दैट इफ यू आर सेइंग सर साइंस एंड टेक नहीं होगा, मैं कहूंगा छोड़ दो. इवन इफ यू डोंट नो दोस 10 क्वेश्चंस इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल. बट that attitude cannot be implemented in any of these subjects. वो यहां नहीं चलेगा. तो ये तीनों अपने को एकदम मास्टर करना है. और बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट में वहां तुम्हारे पास मर्जी है. परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड ऑल वाला. एनीवेज, एनी अदर डाउट्स फॉर प्री, फॉर मेंस, फॉर लाइफ, फॉर साउथ इंडिया? Which state you are? He is also from South India. He is more from South India. The southernmost state of India. More connected to India, Tamil Nadu. Which state you are from? That is why I took it personally. Sir, giving an example of Andhra Pradesh, that is fine. But comparing me with Biharis, you know, anyway, jokes apart. Huh? Yeah, that is part of INA. So in INA, it is pre plus means both. So INA is more holistic, in which we will do answer writing and everything and all these things. So certain classes of this current affairs and INA current affairs will be common. Not all the classes. So here I am telling you, for example, 3-4 classes per subject. So some 20 classes will be common. But rest of the classes will be different, just like we conduct. Yes, any other doubts? Informal, not related to this. अब हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं. किसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बाहर, किसकी इमेज रनर से उठा के कौन सी टेस्ट सीरीज के वो लिखना है, सब अपन सब बताते हैं. वीडियो में भी बताते हैं. कौन सा अटेम्प्ट है? मेंस लिखा है 30-35. हाँ, 30-35 टेस्ट करने पड़ेंगे. आउट ऑफ यू कैन से 10 के आसपास में फुल लेंथ कर लो, बाकी सब सेक्शनल कर लो. दैट इज इनफ उसके लिए. मार्च के बाद के करंट अफेयर्स देखो यार, प्रोसेस ऐसा चलता है कि 1 महीना पहले और 20 डेज बिफोर पेपर सेंटर्स के आसपास में पहुंच जाता है. तो इसका मतलब उससे 1 महीना पहले बन जाता होगा. तो मोटा मोटी लास्ट 45-50 डेज का करंट अफेयर्स यू कैन अफोर्ड टू स्किप ब्रॉडली. तो बाकी देख लेते हैं अनलेस एंड अनटिल कोविड कम्स. फिर चाइना में केसेस आ रहे हैं. नॉट गिविंग यू अ फॉल्स होप. नहीं होएगा ऐसा, इंडिया नहीं करेगा. आ भी गया तब भी नहीं करेगा. तो मार्च एंड तक कर लेंगे, उसके आगे का छोड़ सकते हो. मतलब यार मैगजीन इज लाइक ना गालिब.
दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो वो मैगजीन ऐसी होती हैं कि वो फोमो की फीलिंग आएगी अगर नहीं पढ़ेगा तो, बट एग्जाम में कन्वर्जन नहीं होगा वो पक्का है। तो वो है, देखो कितना टाइम है, कौन सा अटेम्प्ट है, उस हिसाब से। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से चलता हूं, तो मेरा टारगेट रहता है अगर करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 30 तो 15 करेक्ट हो जाने चाहिए। अगर 35 आ रहे हैं तो 17-18। सो मेरा फोकस रहता है 50% नेट एक्यूरेसी बच्चे का होना चाहिए। सो मैं जो टॉपिक्स कवर कराऊंगा वो फुल कवर होगा, मतलब फिर वो ऐसा नहीं होगा एक स्टेटमेंट दे दिया एंड देन क्लेमिंग इट, नो नो, इट विल बी लाइक फुली कवर्ड। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले वो सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स रेलेवेंट होंगे वो क्वेश्चंस एग्जाम में कन्वर्ट होंगे, उस जस्ट टच बेस नहीं करेंगे। सो मेरा टारगेट ये रहता है कि हमें करंट में 50% नेट कन्वर्जन चाहिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में 80% नेट कन्वर्जन चाहिए। सो उतना परसेंट कन्वर्जन पे अपन खेलेंगे। So I'll not give you huge bulky handouts of prelims current affairs कि 2000 पेज देके कह दें, वो नहीं चलेगा। बट हाँ 350-400 पेज में जितना हो सकता है। एंड ठीक है, फिर 180 दिन है, पढ़ो। ठीक है, चलो बाय। मुझे लगा था सिर्फ ऑनलाइन है।